हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पुराना आपका पेपर आया था 2016 में, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने कल स्टार्ट किया था। कल हमने टोटल 28 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 29 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए रेशनल नंबर। पहली बात तो यह है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सवाल, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, डेट इज सी। अंडर 4 क्या होता है, दैट इज 2, और 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, और यहाँ पे क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस आपने उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। आप बताइए, आप क्या अंडर 2 को लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में? आई थिंक नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.414, अंडर 3 की वैल्यू होती है 1.732, एग्जैक्ट वैल्यू बोलो तो 1.732508, कुछ ऐसी वैल्यू आती है। अंडर 5 की वैल्यू होगी 2.243, कुछ ऐसे करके इसकी वैल्यू आती है। तो ए ऑप्शन को, बी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ओके, आप सिर्फ सी ऑप्शन को लिख सकते हैं, और आपका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 9 मिनट्स। मतलब कि हर 1 किलोमीटर के बाद ये 9 मिनट की रेस्ट लेता है। बिल्कुल ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 27 किलोमीटर। तो भाई 27 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। देखो, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले तो आप निकालो कि भाई 27 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद 9 मिनट्स वाला ये जो झमेला है ये भी हम बीच में डालेंगे। पहले देखो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 27, अपॉन 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 स्पीड कितनी है, 9। तो टाइम इज व्हाट, 3 आवर्स। पर ये 3 आवर क्या है, ये 3 आवर सिर्फ 27 किलोमीटर को कवर करने का टाइम है। इसमें ये अभी 9 मिनट्स भी आपने इंक्लूड करने हैं। ओके, तो ये आपने देखा, अभी कितना टाइम है आपके पास, 3 आवर्स। अब इसको आगे भी हमने करना है। कैसे करेंगे देखिए, देखो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगा, आप इन्हें समझ लेना। अब अगर वो 9 मिनट का रेस्ट लेता है हर एक किलोमीटर के बाद, तो वो उसके रेस्ट कितनी बार वो रेस्ट लेगा। आई थिंक वो लेगा 26 बार रेस्ट लेगा 1 किलोमीटर के बाद। 27 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर में आप ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। 1 किलोमीटर के बाद मतलब ज़ीरो से जब 1 किलोमीटर हो जाएगा, तब ये लेगा 9 मिनट का रेस्ट लेगा। तो टोटल बार कितने लेगा, ये 26 टाइम्स ये रेस्ट लेगा, है ना। वो 26 टाइम्स से कितने मिनट का रेस्ट ले रहा है, 9 मिनट्स का। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको ना, ये ना स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा। ठीक है, 9 मिनट्स का रेस्ट ले रहा है और 26 टाइम्स ये रुक रहा है। तो देखते हैं इसका कैसे आएगा। इसको पहले ही आपका टाइम क्या निकला था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 आवर। ये तो पता ही है कैसा है। 26 टाइम्स ये क्या कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, और हर एक रेस्ट में कितना ये टाइम लगा रहा है, 9 मिनट का टाइम लगा रहा है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, ये आएगा 234 मिनट्स। ठीक है, 234 मिनट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 आवर 3 आवर एंड 54 मिनट्स। कैलकुलेट कर लोगे ना, 3 आवर का मतलब क्या हो गया, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 को हावर को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, कैसे करेंगे, 3 × 60 दैट इज 180, 180 प्लस 54 इज 234। ओके, सो 234 कैन बी रिटन एज 3 आवर 54 मिनट, एंड 3 आवर 54 मिनट प्लस 3 आवर कितना हुआ, 6 आवर एंड 54 मिनट्स इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चंस कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको पता लगना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द टेन्योर, मतलब कि टाइम कितना होता है एक राज्यसभा के मेंबर का।
कितना टाइम पीरियड होता है? तो इसका टाइम पीरियड होता है डी पार्ट। मेंबर ऑफ राज्यसभा का कितना टाइम होता है? दैट इज डी पार्ट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ मलेशिया। हाँ जी, कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है? कैपिटल ऑफ मलेशिया इज कोलमपुर। ओके, बी पार्ट इज द राइट आंसर। बैंकॉक किसकी? ये तो हो गया बी पार्ट, कोलमपुर मलेशिया की कैपिटल है। तो बैंकॉक किसकी है? बैंकॉक है थाईलैंड की, थाईलैंड की कैपिटल है। अबू धाबी किसकी है? यूएई की है, यूनाइटेड अरब अमीरात। दोहा किसकी है? दोहा है कतर की। ओके, तो ये बाकी ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन सी किस किस की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू बिकम एन MLA। एन MLA आता है, ये ऑप्शन लिखा ही नहीं मैंने गलती से, शुक्र है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एन MLA। ओके, आई वॉन्ट टू बिकम एन MLA आता है। तो इसका आप देख लेना अच्छे से। आर्टिकल आपको पता ही है, ए एन द, और भी आर्टिकल्स होते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ो, थोड़ा रूल्स याद रखो और उनको अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स एंड रिक्वायर्स मलबेरी ट्रीज एंड ए पार्ट इज द राइट आंसर। मैं आपको एक बात बोल दूं कि जो आप ये पुराना पेपर पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं। ऐसा हर बार होता है, आप देख लेना। जो भी पुराना पेपर आया होता है, एग्जामिनर वहाँ से डालता है क्वेश्चन, आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्या है क्वेश्चन है? अच्छा, इंग्लिश का क्वेश्चन है। एंड वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू? इट डजेंट मेक एनी सेंस। फिल इन द ब्लैंक है ना। अप्रोप्रिएट आपको एक वर्ड चाहिए, तो आई थिंक इसका सेंस ही आएगा। डी पार्ट इज द राइट आंसर। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, ऐसे ही बोलते हैं ना इंग्लिश में हम, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 36th क्वेश्चन। अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये तो सभी को पता होगा, अब इस क्वेश्चन में कम से कम गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयललिता इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो जयललिता इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। एक्चुअल में ये 2016 का पेपर है ना, तो तब उस टाइम पे जयललिता चीफ मिनिस्टर थे, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी। बट इस टाइम कौन है? इस टाइम का आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट का। ओके, तो ये करंट का क्वेश्चन आया है, बट उस टाइम का 2016 का, उस टाइम का करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के चीफ मिनिस्टर्स, उन सभी के गवर्नर्स आपको याद करके आने पड़ेंगे। इवन कि उनकी कैपिटल्स भी आपको याद करके आनी पड़ेगी। ठीक है, आसान है। स्टेट्स जितने भी हैं उनके गवर्नर्स, उनके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स और उनकी कैपिटल्स। देखो यहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, तो हो सकता है इस बार भी आपको आ जाए, क्या पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारे जहां से अच्छा को कंपोज किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी was a composer of वंदे मातरम को कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप सब जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, इन्होंने कंपोज किया था जनगण मन, है ना। तो इन्होंने कंपोज किया था। उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी थी गीतांजलि।
जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़। ओके, नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो ये कुछ और फ्रीडम फाइटर भी थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, नोबेल प्राइज़ इनको मिला कौन से ईयर में था? नोबेल प्राइज़ इनको मिला था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अगर मेरे को सही नाम याद तो यही है वैसे, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? सबको पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल ऑफ 3 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कौन कौन सी? नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ओके, 39 भी हो गया। अच्छा जी, 40th क्वेश्चन क्या है? आसान है 40th क्वेश्चन भी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इन विच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? 1942 में। एग्जैक्ट डेट क्या है? 8 अगस्त 1942। ओके, 8 अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी क्विट इंडिया मूवमेंट, और उन्होंने क्या स्लोगन दिया था? डू और डाई। ये दिया था ना, डू और डाई। और इसमें क्या पॉइंट बन सकता है? ठीक है, ये इतना पता लग गया। उसके बाद किसके लिए ये इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की थी? टू एंड ब्रिटिश रूल। ओके, ब्रिटिश राज को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें इन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई। किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी ने। कब स्टार्ट की थी? 8 अगस्त 1942। और क्विट इंडिया मूवमेंट को आप अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगस्त मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये अगस्त के मंथ में ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उस टाइम में वाइस रॉय कौन थे? वाइस रॉय, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वाइस रॉय लिलिनगो। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग का मुझे शायद गलत लग रहे हैं स्पेलिंग। वॉइस रॉय लिलिनगो। ठीक है, प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। जो मेन इवेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? और एक और बात यार, आप जितने भी देखो, मैं बार बार तो बोलता नहीं कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर आप देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको कम से कम नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस आर एंड हाइट एच। इनमें ऑप्शंस भी गलत दिए हुए हैं। वॉल्यूम यार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस आई थिंक गलत प्रिंट हो गए। सही आंसर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस आर एंड हाइट एच। कैसा होता है सिलेंडर? पता ना, ऐसे ही होता है सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितना बता रहा है? ये आर। हाइट कितना बता रहा है? एच। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं कोण का पूछूं तो कोण का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोण का वॉल्यूम होता है। बट इसका क्या है? इसमें जो ऑप्शंस गलत दिए हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल में डी पार्ट इसका राइट आंसर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे थोड़ा ये मिस टाइप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने खुद करना है। 42, ये डेट और टाइम के ऊपर, ये आपने खुद करना है। 42 नेक्स्ट अब देखते हैं। हाँ जी, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अंकित 43rd क्वेश्चन, अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ पे होता है? पता ही होगा आपको। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके,
नॉर्थ की तरफ अंकित स्टार्ट कर रहा है आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स, मतलब ये नॉर्थ की तरफ कितना गया 30 मीटर्स। ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जैसे मान लो आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, फिर आपने लेफ्ट साइड गए कितने 40 मीटर दिए। ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, 40 मीटर यहाँ पे गए। ही देन टर्न लेफ्ट, फिर यहाँ से ये लेफ्ट मुड़े एंड वॉक 30 मीटर, फिर दोबारा ये 30 मीटर एंड ही अगेन टर्न लेफ्ट। देखो नॉर्थ में मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्थ में जब आप जाओगे ना तो लेफ़्ट ये होता है, राइट ये होता है, बट जब साउथ में जाओगे ना तो साउथ में लेफ़्ट ये होता है और राइट ये होता है। इसका पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नॉर्थ में लेफ़्ट क्या है ये साइड और राइट क्या है ये साइड, बट जब साउथ की तरफ जाएंगे आप तो उल्टा हो जाता है, तब लेफ़्ट क्या है ये और राइट क्या है ये। अब ये क्या बोल रहा है, ही टर्न लेफ्ट, हाँ जी लेफ्ट एंड वॉक, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। तो थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, एक सेकंड। हाँ जी समझ आ गया ना जो मैंने बताया आपको। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक कितना बताइए आपको, जैसे बताया अभी मैंने आपको। तो एक सेकंड यार चल क्यों नहीं रहा है। ओके अच्छा जी कितना जी 50 मीटर चल रहा है, तो 50 मीटर ले जाओ, 50 ये 40 ये हो गया, 50 ये थोड़ा सा इससे आगे आएगा, तो ये एक्स्ट्रा कितना आया 10, एक्स्ट्रा कितना आया 10। यही पूछ रहा है हाउ फार ही इज़ फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। देखो ओरिजिनल पोजीशन ये थी जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच गया, तो कितना ये फार है, कितना दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, क्या मतलब हुआ जहाँ से स्टार्ट हुआ कितना दूर है 10 मीटर। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ जी आज़ाद हिंद फौज इज एसोसिएटेड विद, आज़ाद हिंद फौज एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन। हाँ 45 क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए कौन सा करेक्ट है, बताइए। करेक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना ये है ना ये है ना ये भी नहीं है, ठीक है ना। मैथ का इतना तो पता ही होगा आपको फॉर्मूलाज, बड़ा आसान क्वेश्चन आया है ये। हाँ जी नेक्स्ट क्या 46 क्वेश्चन, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये 2016 का पेपर है, तो 2016 के हिसाब से उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे रघुराम राजन, ठीक है। बट इस टाइम कौन है, शक्तिकांत, शक्तिकांत दास। इस टाइम पे एट प्रेजेंट कौन है 2024 में, शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन आपको उस टाइम के हिसाब से आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन याद नहीं करना, आपको अभी का याद करना है, दैट इज शक्तिकांत दास। थोड़ा और पढ़ लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, जितना मुझे याद है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं था, ये देख लेना, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, बट शायद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके उसके बाद एस्टेब्लिश कब हुआ था, रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, 1935 किस उससे कौन सा एक्ट से ये हुआ था, इंडियन एक्ट 1934 से बनाया गया था। ओके इसके बाद थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में, और इसमें क्या आ सकता है। नेशनलाइज कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड कब हुआ था, सो नेशनलाइज्ड हुआ था 1 जैन 1949 में। एस्टेब्लिश कब हुआ था याद रखना 1 अप्रैल
1935 में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ एसोसिएटेड विद वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन के साथ कौन थे एसोसिएटेड? वी कुरियन, सी पार्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स। बी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन कौन से? यूएसए, चाइना, रशिया, देन फ्रांस एंड यूके। ओके, ये 5 देश जो हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं या टेम्परेरी मेंबर्स कितने होते हैं? वो होते हैं 10। ओके, 5 कितने होते हैं? परमानेंट, और 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान है। तेलंगाना को किस स्टेट से बनाया गया था? दैट इज़ आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? स्पोर्ट्स कोचेस में, हाँ, स्पोर्ट्स कोचेस में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। उस टाइम पे यार कुछ भी हो, पेपर काफ़ी आसान है। 2016 का पेपर बहुत आसान है। आंसर जुपिटर। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? जुपिटर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ JNK। हाँ जी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है JNK में? वुलर लेक है ना? कौन सी लेक है? वुलर लेक है। तो वुलर ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहाँ पे है ये सर जी? ये बांडीपोरा में और इसमें क्या पॉइंट आ सकता है? संस्कृत में वुलर लेक को कहा जाता है महापद्मसार। ओके, और जो वुलर लेक में एक जो डीपेस्ट पार्ट है, जो सबसे गहरा पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोटा खान। डीपेस्ट पार्ट वुलर लेक में है, उसको क्या कहा जाता है? मोटा खान। बांडीपुरा में ये लोकेटेड है वुलर लेक, और संस्कृत में इसका पुराना नाम क्या है? महापद्मसार। ओके, वुलर लेक के बारे में आ गया। अब डल लेक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डल लेक में क्या है? डल लेक को जी आप लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, लेक ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद इसमें क्या पॉइंट आ सकता है? स्वीट वाटर लेक है जी, ये स्वीट वाटर लेक है। ठीक है, और पॉइंट आ सकता है इसमें, और पॉइंट क्या आ सकता है? स्वीट वाटर लेक है। डल लेक को जवल इन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ओके, या श्रीनगर जीवल भी कहा जाता है। जीवल क्या होता है? नगीना। नगीना किस पे? कश्मीर के ताज पे। ओके, ये भी कहा जाता है। और इसमें क्या पॉइंट हो सकता है? बस इतना ही याद रखो, इतना भी आप याद रख लो, ये भी बहुत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इतना हो गया, ये आ गया डल लेक के बारे में। नेक्स्ट है मनसाबल। मनसाबल के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? देखिए, मनसाबल जो है, पहली बात ये है कहाँ पे? ये गांधरबल में। उसके बाद मनसाबल जो है वो डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, याद रखना। डीपेस्ट फ्रेश
वाटर लेक। ओके, मनसबल क्या है? डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वुलर लेक, बट डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज मनसबल, जो कहाँ पे है? गांधरबल में। ओके, और एक और चीज़ इसमें याद रखना, मनसबल को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स भी कहा जाता है। सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स, यार यहाँ पे जगह नहीं होती लिखने की, ऑल लेक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स भी कहा जाता है। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? दैट इज मनसबल। ओके, उसके बाद लास्ट ऑप्शन इज डी, अंचार लेक। सो अंचार लेक में आप क्या याद रख सकते हैं? देखो, अंचार लेक है कहाँ पे? श्रीनगर में ही है, और अंचार लेक डल लेक के साथ कनेक्टेड भी है वाया आमिर। ये थोड़ा सा वाया, एक सेकंड इसको बढ़ा देता हूँ, वाया आमिर खान नाला। ओके, वाया खान लिखा नहीं जा रहा, वाया आमिर खान नाला। ठीक है, डल लेक के साथ कनेक्टेड है वाया आमिर खान नाला, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 53rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स व्हाट? ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना? ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है ये? देखो, ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से आप ये देख लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके जब एक लेयर बना देती है ना, मान लो जैसे कि यहाँ पे एक लेयर बन गई, सन से जो रेज आएंगी वो उसको पास तो कर जाएंगी, जब ज़मीन से टकराएंगी तो वापस जब जाएंगी, बट वो वापस नहीं जा पाएंगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही उसको रोक देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड लोअर हाउस, है ना? लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? लोअर हाउस, सी पार्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है? अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट। कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट है, उसके राइट जितने हैं ना, उसने जितने, मान लो उसको क्वेश्चंस आए हैं, उसने जितने राइट आंसर्स किए हैं ना, उन राइट आंसर से डबल उसके रॉन्ग आंसर्स हैं। ठीक है, रॉन्ग आंसर्स है। मान लो उसके राइट आंसर्स हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मान लो उसके राइट आंसर्स है एक्स, तो रॉन्ग कितने होंगे? 2x। समझ आ गया? क्वेश्चन का मतलब समझो। इफ़ वी अटेम्प्टेड 48 सम्स इन ऑल, हाउ मैनी डिड ही करेक्ट, डिड ही सॉल्व करेक्टली? मतलब x की वैल्यू निकालनी है। टोटल क्या है? 48। तो कर लो x प्लस 2x, 3x इज इक्वल्स टू 48। टोटल सम है ना, राइट और रॉन्ग को मिला के क्या हो जाएंगे? टोटल सम आएंगे 3x। और टोटल सम कितने? 48। 3 को डिवाइड करो 48 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? 16। सो x इज 16, राइट आंसर। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ 500 मीटर्स of length is moving at a speed of 90 kilometers per hour. How much time it will take to cross a electric pole located by the side of a railway track? इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? सबसे पहली बात तो ये वो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला क्वेश्चन है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? अब स्पीड कितनी दी है? 90 किलोमीटर्स पर आवर, बट यहाँ पे ट्रेन की लेंथ कितनी है? मीटर में। और आंसर्स किस में दिए हैं? सेकंड्स में। तो आपको सबसे पहले 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड की जगह आप क्या लिखेंगे? 90, इसको आपने किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो वो कैसे आएगा? 5/18 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इजकल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेन का कितना दिया है? 500 मीटर।
अपॉन टाइम, टाइम आपको निकालना है। ओके, तो ये कैसे आएगा, ये 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 5 10 ज़ा 50, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड इज द राइट आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर। हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव ए सी कोस्ट, मतलब कि किसके कौन से ऐसे स्टेट है जिसके साथ समुंदर नहीं लगता है। महाराष्ट्र के साथ लगता है, गुजरात के साथ लगता है, कर्नाटक के साथ लगता है, झारखंड के साथ नहीं लगता है। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, 57 भी हो गया। आसान पेपर है यार, इतना मुश्किल नहीं है। चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। व्हीकल, ठीक है। 58 भी हो गया। हाँ जी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज़ फेमस फॉर, सबको पता है इकोनॉमिक्स के लिए। इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना, नोबेल प्राइज़ मिला था। और इकोनॉमिक्स की भी कौन सी फील्ड के लिए, इकोनॉमिक्स की ये कौन से फील्ड में इनको मिला था, दैट इज़ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, है ना, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनको क्या मिला था, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इंडियन है अमर्त्य सेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज़, देखो ये जैसा सवाल आया ना 2016 में, 2016 में 370 था, है ना। तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स थी फ्रॉम JNK इज 6, बट प्रेजेंट के टाइम में आपको पता होना चाहिए कितनी है। प्रेजेंट के टाइम में जितना मुझे याद है 5 है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी है 5, उस टाइम पे कितनी थी 6। ओके, सो उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा 6, बट अभी के हिसाब से प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आंसर क्या आएगा 5। ओके, तो अभी देखो ये तो यार जब आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी है, राज्यसभा सीट्स कितनी है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम JNK स्टेट ये पूछा गया है, तो स्टेट के हिसाब से उस टाइम पे थी 6, बट अब यूटी है तो यूटी में क्या आएंगी 5। ओके, हाँ, अगला क्या है, द बॉस सेड आई शैल लुक इनटू द मैटर, ऐसे ही आता ना, इनटू इनटू इनटू, डी पार्ट इज द राइट आंसर। 62nd क्वेश्चन क्या कहता है अब हमें, 62nd यार क्वेश्चन, अब आप ये खुद निकालो 62nd, और इसका आंसर देखो, इसका आंसर आएगा सी पार्ट, बट आप ये निकालो, देखो कैसे आएगा। ये रिलेशंस का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लेना, सी पार्ट इसका आंसर है 62nd का। ये क्या खुल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डाइस क्या होता है, पता ही है डाइस क्या होता है, जिसके 6 फेसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, देखो इवन नंबर डाइस में कौन कौन से होते हैं, पहले बार टोटल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन कौन कौन से हैं 2 4 6। सो प्रोबेबिलिटी कैसे आप निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे निकालते हैं ना, बाय टोटल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 3, क्यों, क्योंकि कितने आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इवन नंबर में कौन कौन से आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 3, एंड टोटल आउटकम्स कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 6, 3/6 इज 1/2, ए पार्ट इज द राइट आंसर। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आई थिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फाइंड आउट, इतना क्वेश्चन वैसे आसान सिंपल इंटरेस्ट का आता नहीं है जितना इसमें आया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला, PRT/100, P फॉर प्रिंसिपल, R रेट 6%, टी कितना दिया 10 मंथ्स, बट
बाय 100, बट 10 मंथ्स को अपना कुछ आपने किस में चेंज करना है, ईयर्स में, सो 10/12 है ना। मंथ्स को जब आप चेंज करेंगे ईयर में तो क्या आएगा, 10/12 आएगा। अब देखिए आप कैसे इसको करेंगे, अब आप 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, ये क्या है, कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए ऐसे, ये 100 था ना, ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 10 बचा, 6 2 12, 2 5 10, 5 × 10 इज 50 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ने राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, ऐसे होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, वन एंगल इज़ 15 डिग्री, एक एंगल जी 15 है, एक एंगल 90 है, क्योंकि ये दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अदर एंगल क्या होगा, आपको पता है कि टोटल कितना होता है इसमें 180, 180 में 15 निकल के 90 निकल के, तो पीछे कितने बचे, 75 से, हाँ नहीं 75 नहीं बचे, 90, हाँ 75 है ना, टोटल कर लो ना सम, 75 + 15 कितना हुआ 90, 90 + 90 180, और इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ट्राइंगल में वो क्या आना चाहिए 180, वो आ रहा है मेरे पास, तो आंसर इज व्हाट, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बी पार्ट, बी या सी, इन दोनों में से मुझे कोई एक में डाउट है, आप देख लेना इनमें से कौन सा है, बी और सी में से मुझे किसी में डाउट आ रहा है, आप देखो, नहीं इनहेरिटेंस है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनहेरिटेंस है, ये मैं थोड़ा मिक्स कर गया था, इनहेरिटेंस मीन जीन्स, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पश्मीना वूल। ये बड़ी बार क्वेश्चन बड़े एग्जाम से पूछा गया और बड़ी आसान क्वेश्चन है, लोगों को लगता है, इवन कि मुझे भी एक एग्जाम में लगा था कि इसका आंसर आएगा शेप, बट इसका आंसर शेप नहीं है, इसका आंसर आएगा गोट। पश्मीना वूल याद रखना, इसको अपने दिमाग में उतार लो इस क्वेश्चन को, पश्मीना वूल आपको किससे मिलता है, गोट से। ओके, किससे मिलता है, गोट से। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया गलती से। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, है ना, और ह्यूमन ईयर की जो साउंड सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्स, है ना। एक सेकंड, ये क्या है, ओह गलत हो गया, गलत हो गया, रुको वो छोड़ो, वो अलग चीज़ में बोल रहा था। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्स, डेसिबल नहीं है, हर्ट्स, हाँ ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल इन हर्ट्स, इज मेजर्ड इन हर्ट्स, और ह्यूमन ईयर की जो सुनने की कैपेबिलिटी कितनी है, 20,000 हर्ट्स। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया आपको। ये क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, स्पीड का, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड। उसके बाद डेसिबल आपको देखो किसका होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 69th क्वेश्चन। 69th क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स ZA YB XC। तो आप इसको कीजिए, कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTVWXYZ। ओके, देखो जी, Z जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को कंबाइन किया हुआ है, या वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी छोड़ो, इसमें एक काम करो आप, ओहो ये क्या हो रहा है, ये मट क्यों नहीं रहा, ये भी छोड़ो। देखो इसमें एक काम करो, इसमें आप पहले कंपेयर करो, जैसे कि फर्स्ट लेटर को वाई, ठीक है, वाई के बाद क्या, सॉरी जेड,
जेड के बाद क्या आ रहा है, जेड के बाद आ रहा है आपके बाद, ये जेड है ना यहाँ पे, जेड के बाद क्या आ रहा है, वाई। फर्स्ट लेटर को पहले कंपेयर करो, ये आ गया वाई, फिर एक्स, फिर क्या आना चाहिए, डब्ल्यू। ओके, सो उसके बाद यहाँ से सेकंड लेटर को कंपेयर करो, ए बी सी डी। सो ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी ऑप्शंस में टाइप करने में, आंसर क्या आएगा, H2O। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोड भी नहीं हो पाती इतनी आसानी से, इसलिए मैं पार्ट वाइज आपको ये करवा रहा हूँ ताकि मेरे को भी अपलोड करने में आसानी हो जाए। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें एक और पार्ट आएगा, बाकी इसके जो 30 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं उसमें कवर कर लूँगा। ओके, थैंक यू।